हमारे सुनने वालों ने हमारे साथ एक कहानी साझा की है और इसे पढ़ने के बाद से सच कहूं तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी है। हम्म। कहानी का नाम है चांदपुर क्रॉसिंग की आधी रात की बस। ये बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। हाँ, मैंने भी पढ़ी। ये उन कहानियों में से हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाती हैं, बिल्कुल। खासकर जब आप रात में कहीं अकेले हों। ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, जिन्हें अर्बन लेजेंड्स कहते हैं, ये उनकी ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। सही कहा। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसकी दुनिया बहुत सरल सी है। शहर के बाहर एक वीरान बस स्टॉप, चांदपुर क्रॉसिंग। हम्म। और नियम यह है कि रात 11:30 बजे के बाद वहां कोई बस नहीं आती। लेकिन एक अफवाह है। एक अफवाह है कि हर रात ठीक 12 बजे वहां एक बस आती है। हाँ, एक ऐसी बस जिसमें बैठने वाला कभी लौट कर नहीं आता। और यहीं से मतलब कहानी का असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ एक भूतिया बस की कहानी नहीं है। नहीं। ये असल में हमारी जिज्ञासा और अनजाने के डर के बीच की लड़ाई की कहानी है। एक तरफ वो आवाज है जो कहती है जाकर देखो सब बकवास है, और दूसरी तरफ वो डर है जो कहता है क्या होगा अगर ये सच हुआ तो। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इसी लड़ाई को समझना है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने कैसे इतने आम शब्दों और सिचुएशन का इस्तेमाल करके इतना गहरा डर पैदा किया है। और इस खोज में हमारा गाइड है कहानी का मेन कैरेक्टर रवि, जो एक पत्रकार है। हाँ, और उसे इन अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं। और रवि का किरदार यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने जानबूझकर एक संदेह करने वाले को, एक स्केप्टिक को हीरो बनाया है। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से कहानी ज्यादा असरदार हो जाती है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि रवि वो हमारी तरह है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी कहानियों को पहली बार में खारिज ही कर देंगे। सही बात है। तो जब रवि उस जगह पर जाता है तो वो हमारी आंखों और कानों का काम करता है। हम उसके नजरिए से सच को देखना चाहते हैं। ठीक कहा। लेकिन ये एक तरह का जाल भी है। अच्छा। हाँ, लेखक हमें रवि के साथ खड़ा करता है, हमें उसके तर्क और उसके आत्मविश्वास पर भरोसा दिलाता है, ताकि जब उसका सामना एक ऐसी हकीकत से हो जो उसके तर्क से परे है, तो सिर्फ उसका ही नहीं हमारा भी यकीन टूट जाए। अगर कहानी किसी ऐसे इंसान के बारे में होती जो पहले से ही भूतों में विश्वास करता है, तो हम शायद कहते अरे ये तो होना ही था। हाँ, ये तो मानता ही था इन सब चीजों में। बिल्कुल। लेकिन जब एक पत्रकार, एक तर्कवादी हारता है, तो डर ज्यादा असली लगता है। उसका घमंड ही उसे सीधे खतरे में डाल देता है। तो रवि पहुंचाता है चांदपुर क्रॉसिंग पर रात के 11:55 पर। हाँ, पूरी तैयारी के साथ। शायद मन में मजाक भी चल रहा होगा कि क्या बकवास है ये। लेकिन वहां वो अकेला नहीं है। नहीं है। बस स्टॉप की बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी है और लेखक ने उसके बारे में जो लिखा है वो कमाल है। सिर्फ एक लाइन, उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और बिल्कुल सफेद। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन देखिए ये करता क्या है। बड़ी आंखें, ठीक है, पर बिल्कुल सफेद आंखें। हाँ। मतलब वहां कोई पुतली नहीं, कोई जीवन नहीं। ये तुरंत हमारे दिमाग में एक खतरे की घंटी बजाता है। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। वो औरत इंसान होते हुए भी इंसान नहीं लग रही। बिल्कुल। और फिर वो औरत रवि से एक सवाल पूछती है, तुम भी आखिरी बस पकड़ने आए हो? इस सवाल में एक अजीब सी सहजता है। हाँ, जैसे वो जानती हो कि ये बस सच में आती है। रवि मजाक में कहता है, मैं तो बस देखने आया हूं। और उस औरत का जवाब वो इस कहानी की नींव रखता है। वो कहती है जो उसे देखता है वो उसमें बैठता भी है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, वैसे ये उस बस का नियम है। हाँ। यहाँ आकर कहानी ये साफ कर देती है कि ये कोई चुनने या ना चुनने का मामला नहीं है। रवि ने वहां आकर उस बस का इंतजार करके अनजाने में ही खेल के मैदान में कदम रख दिया है। अब वो खिलाड़ी है, दर्शक नहीं। ये बात मुझे बहुत डरावनी लगी कि देखने भर से ही आप जाल में फंस जाते हैं। आपकी मर्जी का कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेखक यहाँ हमारी सारी इंद्रियों पर, मतलब सेंसेस पर एक साथ हमला करता है। हाँ। हवा अचानक ठंडी हो गई। हाँ, ये ठंडक हर भूतिया कहानी में इसका जिक्र क्यों होता है? क्योंकि ठंड वो मौत से जुड़ी है, जीवन की गर्मी के खत्म होने से। ये एक शारीरिक एहसास है जो हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर खतरे के लिए तैयार करता है। फिर
सड़क पर कोहरा फैल गया। मतलब जो कुछ भी आप देख सकते थे अब वो भी छिप गया है। आपकी देखने की क्षमता सीमित हो गई है। और फिर आती है आवाज। कहानी कहती है लेकिन उसके पहियों की आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कोई हड्डियां घसीट रहा हो। हाँ, यहाँ पर लेखक ने अनकैनी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनकैनी वो डर होता है जो किसी जानी पहचानी चीज के गलत रूप में सामने आने से पैदा होता है। अच्छा, बस एक बहुत ही आम चीज है, उसकी आवाज हम सब पहचानते हैं, लेकिन जब वो आवाज हड्डियों के घिसटने जैसी हो तो हमारा दिमाग उस विरोधाभास को समझ नहीं पाता। ये बहुत बेचैन करने वाला एहसास है। और फिर वो बस कोहरे से निकलकर सामने आती है और बस के अंदर का सीन, खिड़कियों से झांकते हुए चेहरे मरे हुए जैसे थे। कोई भाव नहीं, कोई हरकत नहीं, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पुतले हों। और फिर दरवाजा खुलता है और कंडक्टर बाहर आता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। ये एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तक डर थोड़ा दूर था, ठंडी हवा, कोहरा, अजीब आवाज, लेकिन अब डर का एक चेहरा है। हाँ, एक चेहरा है। एक जला हुआ, बिगड़ा हुआ चेहरा जो रवि से सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर है। वो रवि की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, टिकट दिखाओ। वो कोई भूतिया हरकत नहीं कर रहा। नहीं, वो एक बहुत ही सामान्य काम कर रहा है, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। रवि के पास अब भी उम्मीद है। वो पीछे हटकर कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि उसके पास न कहने का अधिकार है। लेकिन यहीं पर हकीकत उस पर आखिरी वार करती है। कंडक्टर मुस्कुराता है और उसके मुंह से कीड़े गिरने लगते हैं। और ये वो पल है जब रवि की तर्क की दुनिया पूरी तरह से ढह जाती है। बिल्कुल। कीड़ों का गिरना सिर्फ घिनौना नहीं है, ये सड़ने का, मौत का प्रतीक है। ये एक विजुअल सबूत है कि ये कंडक्टर और ये बस इस दुनिया के नहीं हैं। वे मौत की दुनिया से आए हैं। हाँ, और फिर कंडक्टर वही बात दोहराता है जो बूढ़ी औरत ने कही थी, लेकिन एक अलग अंदाज में। क्या कहता है? जिसने आखिरी बस देख ली वो सफर पूरा करेगा। अब ये एक भविष्यवाणी नहीं है। नहीं, अब ये एक सजा है, एक हुक्म है। रवि को समझ आ जाता है कि वो फंस चुका है। और तभी एक और अजीब बात होती है। वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है, बेंच से गायब हो जाती है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। उसका काम था रवि को उस बस का गवाह बनाना। वो एक तरह से उस श्राप की पहली कड़ी थी। जैसे ही रवि ने इंतजार करने का फैसला किया और उस औरत से बात की, वो उस अदृश्य जाल में उलझ गया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। रवि भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहानी कहती है उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। ये शारीरिक बेबसी का एहसास ये डर को 100 गुना बढ़ा देता है। और फिर कहानी अपने सबसे भयानक पल पर पहुंचती है। बस के अंदर से उन मरे हुए चेहरों वाले यात्रियों के मुंह से एक साथ एक आवाज आती है, एक चीख जैसी आवाज। हम भी ऐसे ही आए थे। उफ! ये लाइन, ये इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ 4 शब्द हैं, लेकिन इनमें एक पूरी की पूरी त्रासदी छिपी है। ये हमें बताते हैं कि बस में बैठा हर यात्री कभी रवि ही था। एक जिज्ञासु इंसान, एक संदेह करने वाला, या शायद कोई मजबूर मुसाफिर जो बस देखने आया और हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गया। और ये डर सिर्फ मरने का नहीं है, ये अपनी पहचान खो देने का डर है। बिल्कुल, उन बेचेहरे बेआवाज यात्रियों में से एक बन जाने का डर। रवि को बस में घसीट लिया जाता है, दरवाजा बंद होता है और बस अंधेरे में गायब हो जाती है। इस चक्र का पूरा होना बहुत भयानक है। ये थोड़ा थोड़ा उन ग्रीक कहानियों जैसा है, जैसे सिसिफस का मिथक, जिसे हमेशा एक ही पत्थर पहाड़ पर चढ़ाने का श्राप मिला था। हाँ, यहाँ भी एक अंतहीन चक्र है। बस हर रात आती है, एक नए शिकार को ले जाती है, और वो शिकार फिर अगले शिकार के इंतजार में खिड़की से झांकता है। कहानी का अंत तो और भी परेशान करने वाला है। अगले दिन चांदपुर क्रॉसिंग पर एक नया पोस्टर लगता है, लापता पत्रकार रवि मल्होत्रा। सही। और कहानी की आखिरी लाइन जो सीधे पढ़ने वाले या सुनने वाले से बात करती है, लेकिन अगर तुम वहां रात 12 बजे जाओ तो किसी बस की खिड़की से रवि तुम्हें देखता हुआ मिलेगा। ये कहानी को हमारे लिए भी एक हकीकत बना देता है। हाँ, अब ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं रही, ये एक खुली चेतावनी है, एक चुनौती है। लेखक कह रहा है, आपको यकीन नहीं तो जाके खुद देख लो। जो अफवाह की सच्चाई जानने गया था, वो खुद उस अफवाह का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस कहानी की कामयाबी के पीछे क्या है, ये हमें इतना क्यों डराती है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक मिश्रण है। पहली बात तो ये कि हमारे एक बहुत ही गहरे डर पर चोट करती है, नियंत्रण खो देने का डर, कंट्रोल खोने का डर। हाँ,
रवि को लगता था कि वो नियंत्रण में है, कि वो जब चाहे पीछे हट सकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और ये विचार कि आप सिर्फ एक गलत जगह पर गलत समय पर होने की वजह से हमेशा के लिए फंस सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा कारण है इसका धीरे धीरे डर को बढ़ाना। ये सीधे किसी भूत को आपके सामने नहीं फेंकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले माहौल बनाती है, ठंड, कोहरा, आवाज, और फिर धीरे धीरे परतों को खोलती है। ये हमारे दिमाग को खुद खाली जगहों को भरने का मौका देती है। और हमारा दिमाग जो तस्वीरें बनाता है वो किसी भी स्पेशल इफेक्ट से ज्यादा डरावनी होती हैं। सही कहा। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद वही है जो बताया नहीं गया है। और तीसरी और सबसे अहम बात, जैसा हमने कहा, चक्र। अंतहीन चक्र का विचार बहुत डरावना होता है, क्योंकि इसमें कोई उम्मीद नहीं होती, कोई छुटकारा नहीं होता। रवि की कहानी खत्म नहीं हुई है। नहीं, वो बस एक नए भयानक अध्याय में दाखिल हो गई है जो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। उसने सिर्फ अपनी जान नहीं गंवाई, उसने अपनी आजादी और अपनी पहचान हमेशा के लिए गंवा दी है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि जिन्हें हम सिर्फ अफवाहें या लोक कथाएं मानकर खारिज कर देते हैं, क्या वो असल में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चेतावनियां हैं? शायद हर अफवाह के पीछे कोई रवि मल्होत्रा जैसी कहानी हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है, और ये कहानी हमारे लिए एक आखिरी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कहानी रवि के बस का हिस्सा बनने पर खत्म होती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बस की, इस शराब की, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? वो पहला यात्री कौन था? या वो कंडक्टर जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, क्या वो भी कभी रवि की तरह एक यात्री था जिसे उसके पापों की सजा के तौर पर हमेशा के लिए इस बस को चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कहानी कभी नहीं देगी। और शायद यही अनकहा अतीत इस कहानी को सच में अमर बना देता है।